चलिए जी, बुद्धि परीक्षण की बात करें, आपका बुद्धि का टेस्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण, पहले बुद्धि की अगर हम बात करें, ठीक है, बुद्धि की अगर हम बात करें, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण करने की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षणों की जिनकी सहायता से बुद्धि का मापन किया जाता है, बुद्धि का मापन करने के बाद बुद्धि का परीक्षण के माध्यम से ही बुद्धि का मापन होता है कि आप में बुद्धि कितनी है। बहुत है आप में तो बुद्धि, ठीक है, लेकिन प्रयोग नहीं करते हो, खाली पड़ी हुई है। तो बुद्धि परीक्षणों का अगर हम इतिहास देखें तो हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक प्राचीन काल में जो बुद्धि का परीक्षण होता था वो वाला, और मध्यकाल वाला बुद्धि परीक्षण, और आधुनिक काल वाला बुद्धि परीक्षण। तो इन 3 भागों में हम बांटते हैं। आगे हम पहले बात है एनिसेंट टाइम का जो है ना, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी अगर हम बात करें, तो प्राचीन काल में बुद्धि का मापन ज्ञान के आधार पर होता था। ठीक है जी, प्राचीन काल में बुद्धि का मापन कैसे, तो ज्ञान के आधार पर किया जाता था। व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान वो उतना ज्यादा बुद्धिमान। ठीक है जी, ऐसे होता था प्राचीन समय के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर यह देखा जाता था कि वह व्यक्ति तर्क करने में कितना निपुण है। तर्क वितर्क, पहले के टाइम में शास्त्रार्थ होते थे। ठीक है, शास्त्रार्थ होते थे और उसमें बुद्धि का परीक्षण नहीं होता था कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर एक शास्त्रार्थ करते थे कि चलो आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए। एक उदाहरण, ठीक है, आए भी अगर आपसे पूछ लें कि एक वैश्य महिला है, ठीक है, मान लो वैश्य महिला है और एक पुरुष है, उसका और उसका क्या है, दोनों का क्या है कि संबंध हो गया, प्रेम संबंध हो गया दोनों का। ये वैश्य है और ये पुरुष है, इनका प्रेम संबंध हो गया। और इसमें क्या है, इससे ये बहुत सुंदर थी, ये बी है बहुत सुंदर थी, इस पे मोहित हो गया और शादी इन्होंने नहीं की थी। और इनसे क्या है, इनके इनके एक बच्चा हो गया। ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या था, सी था। ठीक है, उत्पन्न हो गया। अब जब उसकी डिलीवरी हो रही थी, ठीक है, उस समय क्या इसकी मृत्यु हो गई और ये बच्ची एक रह गई। इसने इसको पाल के बड़ा किया। ठीक है, इसको पाल के बड़ा किया। जब ये बड़ी हुई तो ये भी बहुत सुंदर थी। ये जो इसके जो साथ था उस इसका भी इस पे क्या है, किसी भी तरीके से क्या है, मोहित हो गया ये भी इस पे। और इसने ये इसके साथ भी संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, संबंध स्थापित कर लिए और इन दोनों से क्या है, उत्पन्न एक और हो गया बालक। ठीक है, बालक या बालिका जो मर्जी होगी। तो अब ये बताइए कि इनका और इनका संबंध क्या पाया जाएगा, या इनका इनका और इनका संबंध क्या हुआ, ये बताना था। तो बाप कौन है, ऐसे थोड़ी बोलोगे। यहां तो पूरी बागड़ी बोल लो। बाप है, डी का बाप ए है, तो उसकी मां कौन है, तो सी का बाप कौन है। ऐसे कैसे होगा, कैसे हो गया। तो सी का बाप कौन हुआ, अगर वो सी का बाप है तो डी डी और सी भाई बहन हो गए, एक ही रिलेशन बनाना है। सी और डी भाई बहन हो गए। ये शास्त्रार्थ है वास्तव में। ये घटोत्कच का जो पुत्र था, घटोत्कच ने मौरवी के साथ ये संवाद किया था। अब आप कहोगे मौरवी कौन है, जो बबरी की माँ जिसे आप खाटू वाले श्याम कहते हो, उसके साथ ये संबंध किया। उसको बड़ा घमंड था। अच्छा, महिलाओं को थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, उनका ईगो बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा हावी रहता है। पुरुषों में थोड़ा कम रहता है। महिला पुरुष भी ऐसे होते हैं हालांकि, लेकिन ज्यादा महिलाओं के पास में थोड़ा ज्ञान आ जाए ना, फिर वो कहती मैं उसी के साथ शादी करूंगा जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा। तो फिर भीम का बेटा जाता है, वो घटोत्कच जाता है शादी करने, वो उसके लिए है ना, प्रपोज करने के लिए जाता है। मैं जाता हूँ, उसके बोला आजा, ये वाला उलझा दिया। बोलो एक ही संबंध बताना है कि डी और सी का क्या संबंध हुआ। तो बोले बाप बेटी, माँ और बेटी ये हुआ। बोले नहीं, तो माँ बेटी है तो एक के साथ संबंध क्या कि वह उसकी बेटी है, तो ये इसका मतलब ये भाई बहन हो गए, यानी बहने बहन हो गई या भाई बहन हो गए। तो बोले नहीं ऐसे तो नहीं है। वो जवाब नहीं दे पाई थी और आप भी नहीं दे पाओगे, जोर लगा लो। तो क्या ये सही था या गलत था, गलत कैसे हुआ।
हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस विवाह को मान्यता नहीं मिली थी, और जिसे विवाह की मान्यता, जिसे आज आप बोलते हैं ना लव एंड रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये धर्म के अनुसार भी उचित नहीं है। कानून देता है तभी तो वो रहते हैं ना कोर्ट में रह सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो उसके ऊपर आप हाँ रह सकते हैं, मतलब एक ट्रेंड। तो ये इस तरीके इसका कोई संबंध नहीं होगा, ना ये इसका बाप होगा, ना ये इसकी माँ होगी। माँ और बाप कैसे हुए? माँ और बाप तो तब होते ना जब ये शादी करते। ना इन्होंने शादी की ना इन्होंने शादी की, और ये वैश्य कहा गई थी, इस प्रकार से थी। ये होता है बुद्धि। सर हमें क्या पता, ऐसा केस भी पहली बार आया गया। ऐसे बुद्धि परीक्षण किया जाता था प्राचीन समय के अंदर। ठीक है, मध्यकाल के अंदर जो बुद्धि होती थी वो शारीरिक गुणों के आधार पर होती थी। बुद्धि का माप मतलब व्यक्ति के चेहरे में जो उतार चढ़ाव के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था। ठीक है, बुद्धि कैसी है, चेहरे का उतार चढ़ाव, कहते हैं ना उसका माथा बहुत चौड़ा है, ठीक है, तो ये कहते बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक है, किसी के बाल नहीं है पीछे तक तो बोले बहुत पैसे वाला है ये। ठीक है, ये तो देखो किसी के हार्मोन्स की वजह से भी हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे समझा जाता था। और जिनके महिलाओं का ऐसे समझा, जिनके केश लंबे हैं वो बहुत बुद्धिमान होती है, ऐसा भी समझा जाता था। ठीक है जी, आपके नहीं है तो क्या है, हैं? हाँ जापान है। ठीक है, गए हो कभी जापान? तो रोज नहीं जाते हो, फोन में नहीं जाते हो रोज, का पसंद है वो? ठीक है, चलो। लवेल यहाँ मुखाकृति विज्ञान की पुस्तक पे बताता है, मुख को देखकर, चेहरे के, है ना, चेहरे के हाव भाव देख के गुणों का आंकलन किया जाता था। ये मध्यकाल में था। ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पर मध्यकाल में बुद्धि का मापन इस तरीके से होता था, निर्धारण होता था। मॉडल टाइम के अंदर आधुनिक समय में 1955 में फ्रांस के गाल्टर ने बुद्धि परीक्षण विधि का प्रयोग किया था, और 1879 के अंदर, ठीक है, 1879 के अंदर विलियम वुंट और जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, वहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। वहाँ पर बालकों के बुद्धि का परीक्षण किया गया था। ठीक है, फ्रांस की सरकार के कहने पर 1905 में अल्फ्रेड बीने ने थियोडोर साइमन के साथ, सोइमन के साथ मिलकर मानसिक बुद्धि के रूप में दुर्बल जो बालक है उनकी पहचान करने के लिए परीक्षण किया था 1905 में। किसने? बीने ने। ठीक है, और बीने के द्वारा 1905 में बुद्धि परीक्षण को मनोविज्ञान में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण माना जाता है। हालांकि इससे पहले कर चुके थे, लेकिन जो मान्यता मिली है वो बीने के परीक्षण को मिली है, 1905 वाले में मिली है। गाल्टर ने हालांकि 1955 में कर दिया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं है। मान्यता 1905 वाले अल्फ्रेड बीने के बुद्धि परीक्षण को है। अल्फ्रेड बीना के द्वारा बुद्धि परीक्षण को बनाया गया था, और वह एक मानकीकृत बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, तो अल्फ्रेड बीने ने 1905 में थियोडोर साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण किए बनाया था, जिसका नाम बीने साइमन स्केल के नाम से जाना जाता था। एक ये ध्यान रख लेना, ये पेपर में पूछ लेंगे, बीने साइमन स्केल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 1908 में बीने ने जब इसका संशोधन किया तो इसे मानसिक आयु, मेंटल एज की अवधारणा में डाल दिया था। एमए, ये एमए वो नहीं है जो आप कर रहे हो, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट नहीं है ये, ठीक है जी, मेंटल एज है। ठीक है, और उसके बाद में 1908 में मेंटल एज की अवधारणा बीने ने 1911 में इसे संशोधित किया गया, और इसका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1916 में टर्मन के द्वारा किया गया था। टर्मन के द्वारा जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया संशोधन, टर्मन ने बुद्धिलब्धि आईक्यू, ठीक है जी, इंटेलिजेंस कोशेंट
के बारे में विलियम स्टैंडर्ड्स ने बताया था 1912 में, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के बारे में किसने बताया है? टर्मन ने। आगे हम पढ़ेंगे टर्मन ने किस तरीके से किया। उन्होंने संशोधन किया था और 1916 में टर्मन के द्वारा संशोधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उसके बाद संशोधन होता रहा 1916 में, और 16 के बाद में 1937, 1960, 1986 और इसके बाद में जो अंतिम हुआ था 2003 में हुआ था जी। ठीक है, इसके बाद में भारत में भी बुद्धि परीक्षण को लेकर कुछ बुद्धि परीक्षण हुए थे, जो कब कब हुए थे, किस तरीके से हुए थे, उनके वैज्ञानिक प्रयोग देखते कब से महत्वपूर्ण था। तो अगर हम भारत में पहला बुद्धि परीक्षण CH राइस के द्वारा 1922 में बनाया गया था और यह बीने स्केल भारतीय अनुकूलन था, यानी बीने और बीने वाला जो परीक्षण था उसको आधार बनाकर भारत में किया गया था। ठीक है, उसके अनुकूल था, जिसे हिंदुस्तानी बीने बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा गया था नाम, और 1927 में जे मेनरी ने इसे समूह बुद्धि परीक्षण बना दिया था इसको। तो भारत में 1922 में हो गया था, किसने? CH राइस ने किया था। देखो भारत के लोग भी पीछे नहीं है, अगर हम स्पेस में देखें तो भारत का आज डंका है। हम थोड़ा सा मॉडल वेपन्स के मामले में थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, थोड़ा क्या काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हम अपना जो मिसाइल वगैरह है वो तो बना ही रहे हैं, जेट इंजन नहीं बना पा रहे हैं हम, उसमें हम बहुत पिछड़ रहे हैं। बाकी स्पेस एजेंसी में हम आगे, इसरो हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कई मामलों में, बाकी कईयों में हम पीछे भी हैं। ठीक है, 1933 में डॉक्टर लज्जा शंकर झा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण को अपनाया था। 1951 में डॉक्टर जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया था। ये जलोटा कई बार आएगा आपका पेपर में, पूछेंगे जलोटा जी के बारे में। ठीक है जी, जलोटा समूह बुद्धि परीक्षण बनाया था कब? 1951 में। 1955 में प्रोफेसर CM भाटिया, ये भाटिया का भी पूछेंगे। ठीक है, भाटिया का भी पूछेंगे। ठीक है, चंद्रमोहन भाटिया के व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण अपनाया था। भाटिया का परीक्षण पूछते हैं कि कौन सा किया था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया था। और डॉक्टर जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण को अपनाया था। ठीक है, तो डॉक्टर जलोटा, अभी है ना एक क्वेश्चन डाल देंगे ग्रुप में, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है ना बुद्धि वाले सारे डाल देंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, समूह और सामूहिक एक ही होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, 1927 में जे एन ने समूह बुद्धि परीक्षण किया था। समूह बुद्धि और सामूहिक, एक समूह के ऐसे, इसमें ऐसे होता है देखो कि जब एक एक लोगों का बुद्धि परीक्षण करना संभव नहीं होता है तो पूरे समूह का इकट्ठा किया जाता है, जैसे आर्मी वगैरह में होता है। आर्मी वगैरह में पूरे समूह का किया जाता है, एक एक का नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए समूह ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर हम देखते हैं इंटेलिजेंसी कितनी क्या, तो ग्रुप के अंदर देखते हैं। आपके स्कूलों में या कभी भी ऐसे देखा हो कि कुछ को डिबेट वगैरह होती है, क्विज प्रतियोगिता, उसमें कुछ तो कमज़ोर को शामिल कर देते हैं, कुछ पढ़ने लिखने वालों को कर देते हैं। इससे क्या है कि उनके टीम में आपस में, बीएड में हुआ था क्या आपके कॉलेज ऐसी एक्टिविटियाँ हुई थी क्या? बीएड या BSTC जो भी की है होती हैं, अगर गए हुए हो तो करवाते हैं ये कि आप भी कल को ऐसे करवाया करो। अच्छा, आपने बहुत सारी वीडियो वगैरह देखी होंगी, तो वो पता क्या, बच्चों को अकेला एक एक को तो सिखा नहीं सकते, मास्टर भी देखे होंगे, तो वो बच्चों को है ना नए नए पहाड़े लिखने के तरीके सिखाते, गीत गा गा के पहाड़े, नाच नाच के पहाड़े। बच्चे समूह में सीखते हैं ना, उस तरीके से आपने भी पहाड़े सीखे होंगे, समूह में सीखे होंगे। एक जना जोर जोर से बोलता था क्योंकि लास्ट पीरियड था, घर जाना है, बोलो के पहाड़े बोलो, तो पीछे पीछे अपने भी बोलते थे, पूरा जोर लगाता था। इतनी तो एनर्जी भी नहीं है आजकल मैगी खाने वालों पे। ठीक है, तो ये समूह होता है एक कई लोगों का, ये सेम ही चीज है, समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नहीं नहीं, सामूहिक बुद्धि का परीक्षण भी करना है, और ये पूछेंगे सामूहिक बुद्धि वाला कौन है, समूह वाला कौन सा है, ये वाला ध्यान रख लेना। अच्छा, एक और है, परीक्षण तो एक थोड़ी है, एक ही चीज पर 2 या 3 4 व्यक्ति भी तो कर सकते हैं ना, ये वाला है, उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप कर देते हैं ये वाला। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, भाटिया वेटरी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रखा गया था, जो
भाटिया जी ने किया था, ठीक है। एक परफॉर्मेंस टेस्ट था, इसीलिए एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर किया जाता था, क्योंकि इनका जो टेस्ट है भाटिया वाला वो व्यक्तिगत है, सिंगल पर्सन पे किया जाएगा, व्यक्तिगत है, एक समय पर एक ही व्यक्ति पर किया जाता था। अब अपने करेंगे बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है, आईक्यू। आईक्यू आप में है क्या? आईक्यू लेवल सभी में ही होता है क्या? है क्या कोई ऐसा है जो घर रख के आ गया हो? है सभी के पास है? क्या बात है, लेके आते हो ना साथ में? होता है क्या? अच्छा साथ ही होता है क्या? चलो ठीक है, मैंने सोचा क्या पता लेके आते हैं, जाते वक्त थैले में डाल ले भैया, भाई अपना अपना ले जाना साथ में, यहाँ मत रखना, कल को हमारे पास नहीं होगा कहीं कह देंगे बंदे। एक बार हमारे गांव से थे, तो 2014 की बात है, और एक है ना लड़का था, वो तो भोला सीधा साधा सा व्यक्ति था, ठीक है, तो सीधा साधा व्यक्ति था, और वो व्यक्ति क्या लड़का था, वो सीधा साधा भोला सा। तो वो आया और कहते भी भर्ती भर्ती कोई आई है क्या, क्योंकि उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा अपडेट मतलब उस टाइम के अंदर मैं ही रहता, और कोई भर्ती भर्ती आई है क्या, तो हमारा कैफे होता था। तो मैंने बोला भर्ती तो आई हुई है। बोला किसकी आई हुई है? मैंने बोला मुख्यमंत्री की भर्ती आई हुई है। कहाँ आई हुई है? मैंने कहा गुजरात में मुख्यमंत्री की सीट खाली हो गई है, मोदी जी ने खाली कर दी, वहाँ सीट खाली है। तो फार्म कब से शुरू हो रहे हैं? मैंने बोला अभी फार्म तो अभी 2-3 दिन लगेंगे। फीस क्या है? मैं कहा 150 रुपये फीस है फार्म की, ठीक है, तो भर देना, मेरा भी फार्म भर देना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, इनसे भरवा लो फार्म अपने, ठीक है, तो भर मैंने बोला भाई इनका मुख्यमंत्री का फार्म भर दो, ठीक है। तो वो बोल रहे कि भैया मुख्यमंत्री का, मैं हाँ मुख्यमंत्री का फार्म भरो। मैंने हंसा नहीं और देख रहा हूँ, मतलब सीधा साधा था उस तरीके से। तो पेपर कहाँ होगा? मैंने बोला पेपर तो गांधीनगर में ही होगा। अच्छा गुजरात जाना पड़ेगा, ठीक है, आईडी वगैरह के लेके जानी है। ऐसे भी होते थे, ठीक है। मैं कहा देखो मोदी जी ने खाली कर दी है, गुजरात वाली सीट खाली है, तो आप लोग अब फार्म भर दोगे, ठीक है। वही लड़का बस में आ रहे थे, तो बस में लटक के आते थे सारे के सारे, तो उसको अरे कोई ऐसे छेड़ता था। तो बस में क्या हुआ कि कंडक्टर आया, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरी टिकट है ना वो पीछे वाला लड़का देगा। शरारती तो होते ही हैं, आगे जो खड़े थे उन्होंने ये कहा मेरी टिकट वो पीछे वाला देगा, और उसने तो शोर मचा दिया मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पीछा पूछा को नहीं है, मैं कौन दूंगा, है नहीं है। कनेक्टर आगे किराया तो दे दिया था, कनेक्टर ने ऐसे ही बोल दिया। अब कनेक्टर को भी पता था वो ऐसा ही है, ठीक है, रोज ही आते थे साथ जाते थे। कनेक्टर ने कहा किराया दो, उधर किराया गुरु ने, उसने कनेक्टर का यहाँ से पकड़ लिया, बोले मैं क्यों दूं किराया, ठीक है ना, मेरे पास पूरे पूरे 10 रुपये है, 5 आने के और 5 जाने के। पदमपुर जाते थे, ठीक है, इस तरीके। तो उनका थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम था, नहीं पता था, सीधे साधे लोग थे, ठीक है, भोले लोग थे जिसके। तो बुद्धि लब्धि की हम बात करें, आईक्यू, इसमें अंदर क्या आते हैं, व्यक्ति की, बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु में अनुपात को बुद्धि लब्धि कहते हैं, दोनों को निकाला जाता है। एक होती है वास्तविक आयु, क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु, ठीक है, जो आपकी है। आपकी अभी उम्र कितनी है? 20 साल है, तो मतलब 20 साल के जितना आप सोच रहे हो। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कई फेंकने वाले, जब मैं ना 10th में था तो मैं 12th के क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, ऐसे बोलते हैं। भाई मैंने तो कभी नहीं किए, मेरे खुद 10th वाले भी नहीं हुए, सच में कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कई की कहते हैं, क्यों उनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है। कई कहते हैं कि मैं 6th क्लास में हूँ, 10th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब उनका जो मानसिक आयु है वो ज़्यादा है, उस तरीके से होती है। एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, पा वाली, पा करके था ना, वो अभिषेक बच्चन उसका बाप होता है, अमिताभ बच्चन उसका बेटा होता है। उसकी बीमारी हो जाती है अजीब तरीके, तो उम्र तो बढ़ जाती है उसकी, लेकिन दिमाग उस तरीके का ही होता है। एक क्रिश मूवी आई थी, नहीं वो, नहीं कोई मिल गया, क्या था, है कोई मिल गया क्या, जादू वाली। तो उसमें वो बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसकी मानसिक आयु नहीं बढ़ रही थी, उसकी वो उतनी थी, उस तरीके बच्चा ही था। फिर एक दिन जादू आता है, वो धूप सेक के उसकी मानसिक आयु बहुत बढ़ा देता है, कई कई गुना बढ़ा देता है। फिर वो इतनी बढ़ा देता है कि क्रिस 3 आ जाती है, 3 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 3 आ जाती है। उसमें प्रियंका चोपड़ा भी आ जाएगी रे, प्रीति जिंटा भी आ जाती है, प्रीति जिंटा के बाद प्रियंका चोपड़ा और सारे ही आ गए थे,
ठीक है जी। तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है। आईक्यू की अवधारणा टर्मन ने दी थी, ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल में दी गई थी। तो ये आपके, अगर हम बात करें आईक्यू का कंसेप्ट 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। और आईक्यू निकालने के लिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु में भाग देने, 100 से भाग देने पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। आगे बताएंगे आपको सूत्र क्या है। तो पहले ये देखेंगे वास्तविक आयु क्या चीज होती है, ठीक है। क्रॉनिकल एज कौन सी होती है, सीए बोलते हैं जिसे। तो इसमें किसी व्यक्ति की आयु जिसका निर्धारण उसकी जन्म तिथि से होता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1 है ना 2003 कर दूं क्या, 3 कर देते हैं, ठीक है। अब वो कितने साल का हो गया कितने साल का हो गया वर्तमान में? 3 वाला है क्या कोई यहाँ पे? कितने साल के हो गए? बस इतना ही करना है, पूरा नहीं? नहीं हम, ठीक है, हम पंडित जी थोड़ी है, जन्म कुंडली नहीं बनानी, एक मोटा मोटा बता दो। 22 वर्ष हो गई, ठीक है। 22 वर्ष के अंदर जितनी इनकी, ये इनकी क्या है, वास्तविक आयु है। अब इनका बुद्धि कितनी चलती है वो निकालेंगे इनसे प्रश्न पूछ के, ठीक है। तो ये होती है वास्तविक आयु जितनी भी है, ठीक है। वास्तविक आयु की अगर हम बात करें तो मानसिक, पहले इनके बता दें, हाँ उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देंगे उस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो उस लेवल के प्रश्न दिए जाते हैं, एक टेबल बना दी जाती है। यानी जैसे आपका सिलेबस होता है 10th का, 10th में उस लेवल की होती है कि उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। उस ऐसे नहीं है कि आपको 12th वाले दे देंगे, नहीं वही देंगे। अच्छा एक लोग, आप पता कि आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मैंने आपको, आपने क्या, सर ने भी बहुत बार बोला होगा कि 9th 10th की किताब पढ़ो, 9th 10th की पढ़ो, 6 7 8 9th की पढ़ो, किताबों का कहा था ना, आप नहीं पढ़ रहे हो। सच में? पक्का? नहीं हैगी तो सही, पढ़ रहे हो? पक्का? क्यों, पॉलिटिकल से दुश्मनी है? हाँ जी, पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? पक्का पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी। आप अभी पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये क्या चीज होती है, ये आपको आसान भाषा में, हाँ जी आपसे पूछा नहीं, बता दो, पढ़ रहे हो? हाँ। ओ नाराज हो गए है ना, बताओ, ठीक है। क्या करें, नहीं पढ़ते तो ये वहीं बता देते। वो चुटकुला है ना कि भी, वो कहते हैं वो एक जोगी आता है लेने के लिए, देखे ना, तो वो बहू कहती है कि नहीं है कुछ, नहीं वो जोगी नहीं है, पड़ोसन आती है कोई चीज लेने के लिए, बोले कि छाछ है कि छाछ, तो वो कहती है कि छाछ है क्या, बोले नहीं है, वो चली जाती, सास रास्ते में उसकी सास मिल जाती है, तो वो कहती है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी बिंदनी से छाछ लेने के लिए गई थी, बिंदनी छाछ नहीं, तू चल मेरे साथ अभी घर, ऐसे कैसे मना कर दिया उसने, घर एकदम ले जाकर उसके बाद में बोल दी हाँ लो माँ जी छाछ डालो, कि छाछ तो आज बनाई को नहीं, तो क्या वहीं बता देते, कहते जवाब मैं दूंगी, वो कौन होती देने वाली, तो ऐसे मैंने सारों से पूछ लिया, वो एक रह गई कि सर मैं, हाँ मैं उड़ा, बोले नहीं पढ़ते तो पहले ही बता देते। अजब गजब नमूने हैं हमारे भी क्लास में। प्रत्येक आयु के कुछ प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं जिसका आयु के अंदर क्या होता है, निर्धारण प्रश्नों को सही सही हल कर देता है तो उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। उन्हें एक स्तर रखा जाता है प्रश्नों का भी उस लेवल का, जैसे कोई 10 वर्ष का है तो उसे 10 वर्ष वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर उससे 12 वर्ष वाले पूछे जाएंगे और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसके, अगर वो 12 वर्ष वाले प्रश्न हल कर देता है तो इसका मतलब उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष हो जाएगी। आगे निकाल के बताएंगे किस तरीके। उदाहरण के लिए एक 10 वर्ष का जो बालक है, यानी जो उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 10 साल है, 10 साल है, और 10 साल के बच्चों के लिए तैयार किए गए मापदंड वाले प्रश्नों को सही सही हल कर देता है तो उसकी मानसिक आयु भी 10 साल मानी जाएगी। लेकिन अगर वही 10 साल वाला बालक को 11 और 12 साल वाले बच्चों के प्रश्न का जो निर्धारित किया गया है उस अनुसार दिया जाए तो जो 10 साल वाला बालक है उसकी मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। यानी वही बात है कि अगर कोई 10वीं क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, 10वीं क्लास का है तो मतलब वो 10वीं क्लास का है, लेकिन अगर 12th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो मेंटल एज है वो 12th स्टैंडर्ड की है।
ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला, बुद्धिलब्धि का सूत्र निकालेंगे, ठीक है। बुद्धिलब्धि निकालने के लिए आपको क्या है, मेंटल एज, ठीक है, सबसे ऊपर क्या आएगी, MA, ठीक है, बटे CA 100, ये आपका सूत्र है और ये पेपर में पूछा गया है और भी पूछेंगे। दिक्कत पता है कहाँ आती है, यहाँ दिक्कत आती है, ये ऊपर रहेगा ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये ध्यान रख लेना। MA हमेशा बड़ी होती है, M बड़ा होता है, C छोटा होता है, ऐसे ध्यान रखना। MA की डिग्री बड़ी होती है, कर रखी है कईयों ने MA, ठीक है जी। इस तरीके से निकाला। उदाहरण के लिए एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 5 साल है और उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष है, तो उसकी IQ लेवल निकालना होगा, कितना होगा, ऐसे भी प्रश्न आएंगे। CTET में आते हैं ऐसे प्रश्न, रीट में भी आते हैं। तो उसका निकालने के लिए क्या करेंगे, MA को ऊपर रखेंगे, CO को, तो यहां पर आ जाएगा 7 को ऊपर 5 को नीचे, गुणा में 100। तो अगर इसको आप काट लोगे, ठीक है, तो आपकी बुद्धिलब्धि आ जाएगी 140, आपका IQ लेवल 40, वेरी सुपीरियर, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण के लिए एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 8 वर्ष है। अब यहां पर मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो इसमें भी वही आएगा MA बटे CA, तो इस काट के उसकी बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यानी यहां पर 100 वाले को सामान्य माना गया है, सामान्य माना गया है, पॉइंट है सामान्य बुद्धि वाले, जो आप जैसे ज्यादा लोग, आप में से भी बहुत प्रतिभाशाली हो। 140 वाले यार, कोई 150 वाला है क्या, कोई 150 वाला, 140। अब इशारे पता क्या कहेंगे, हम तो 100 से नीचे वाले हैं। कितना है आपका, कितना है, सामान्य है क्या, यहाँ ऊपर नीचे है 200। आइंस्टाइन है आज तक का वो व्यक्ति है जिसका IQ लेवल सबसे ज्यादा था, और वो सबसे पहले ऐसा नहीं था। उसके गाने कभी फिर सुनाएंगे, नहीं तो कहोगे। कुछ हद तक, सारा नहीं होता, कुछ हद तक। बाकी आप अर्जित भी कर सकते हो, बहुत ऐसे ऐसे विद्वान हैं। जैसे आइंस्टाइन की बात करें, वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसको वातावरण वैसा दिया गया था, स्कूल वालों ने मना कर दिया था उसको कि आपके बेटे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, भी आपके बच्चे का IQ लेवल नहीं है। तो वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि मम्मी क्या कहा टीचर्स ने, प्रिंसिपल से ने, तो वो इन्होंने कहा कि बेटा स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत आगे है, हमारे वाले पीछे हैं, इसलिए तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे, ये दूसरे बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा IQ लेवल बहुत बड़ा लेवल का है। तो वो अच्छा ऐसा है, तो उसने पता है कि वहाँ से हटा देते और वहाँ से वो पढ़ाई दूसरी करने लग जाता है, और अपने आप को जब अपने समझने लग जाते हैं, बढ़ने। अच्छा, एक तो होता है फुकरापंती, मैं बहुत इंटेलिजेंट, एक होता है कोशिश भी करना साथ साथ में, आप निखार ला रहे हो, आपको किताबें बताई जा रही है, आप पढ़ रहे हो और बढ़िया पढ़ रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, समझ रहे हो, चिंतन कर रहे हो सारी चीजों का, तो आपका IQ लेवल बढ़ेगा। प्रयास अभ्यास करते रहोगे तो भी बढ़ेगा। एक है, ठीक है, प्रसाद चढ़ा जाएगा माता जी ने, भूमिया जी ने, मेरे पास आते हैं ऐसे, बोले अपा नहीं इस बार रीट खातर माता जी को जागरण बोलेडो है। मैंने बोले माता जी, अपन माता जी को रीट को क्या लेना देना। बोला नहीं माता जी अपन बड़ चमत्कार है, और एक फलाने बाबा जी कन गया, वहां कहो कि जा बेटा तेरी नौकरी लाग सी। ये भी होता है, नहीं भाई नौकरी नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके है। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण पहले, ठीक है, टर्मन का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। टर्मन का वर्गीकरण इन्होंने बताया था कि जिसकी 140 होती है बुद्धिलब्धि, ठीक है, IQ लेवल 140 है, वो प्रभावशाली जीनियस माना जाता है, ठीक है, जीनियस माना जाता है। और 120 से जो 40 के बीच में होता है, 140 के बीच में होता है, वो प्रखर बुद्धि का बालक होता है। आपसे ये भी पूछेंगे, ये वाले भी आएंगे आपके, अगर कोई पहली बार दे रहा है उनको बता दूं, ऐसे पूछेंगे कि 100 से 120 वाला कौन सा होगा, तो आप बोलोगे तीव्र बुद्धि वाला होगा। 90 से 100 वाला सामान्य बुद्धि वाले, ठीक है, बस ठीक है, चल रहा है, जिंदगी को धक्के दे रहे हैं। 80 से 90 मंद बुद्धि डल, वो भी है यहाँ पे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। 70 से 80 निर्बल बुद्धि के,
कमज़ोर है बुद्धि, बार बार बताने पर भी काम नहीं कर रही है। 50 से 70, ठीक है, 50 से 70, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं, मूर्ख काट देते हैं। अरे ठीक है, एक राजा था और वो क्या है कि बैठा हुआ था और एक मच्छर उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो मच्छर क्या है कि उड़ता उड़ता और रानी के यहाँ गर्दन पे आके बैठ गया। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने बोला मेरी रानी की गर्दन पे बैठ गया तुम? मच्छर को बोला। राजा ने तलवार निकाली और मच्छर पर प्रहार कर दिया। तो सामने से जो बुद्धि वाला है वो कहता फिर तो बेचारा मच्छर तो बेचारा बीच में से कट गया होगा। मच्छर क्या कट गया, रानी कट गई। ठीक है, जैसे मैंने एक दिन उदाहरण पूछा था कि एक जेल के अंदर इंसानों के साथ गधों को ताड़ दिया है। ठीक है, तो आपको अचंभित क्या लगा कि सर गधों को क्यों ताड़ दिया? ये नहीं सोचा अभी इंसानों को क्यों ताड़ा? सर जिस देश में इंसानों से ज्यादा गधों की फिक्र हो उनका तो क्या ही कहना कि सर उनको गधों को क्यों ताड़ दिया गया। ठीक है, तो ये उस प्रवृत्ति की है। 20 से 50 मूड बुद्धि के होते हैं और 20 से नीचे जड़ बुद्धि, जिनका पता ही नहीं चलता भी किस प्रकार के हैं, उनका ना उगने का छिपने का कुछ पता नहीं होता, वो उनका बहुत लेवल होता है हावी। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि है, इधर वर्ग है, इधर बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल दे रहे हैं। अपने अपने हिसाब से फिट बिठा लेना ये आप किस में आते हो भी। 140 से ऊपर वाले हो, 120 से 40 वाले हो, बाकी तो हो ही हो सारे के सारे, तो ये देख लेना जी। गैरेट का वर्गीकरण, अब गैरेट ने अलग तरीके से किया। इसने कहा कि 140 से ऊपर वाले होंगे अत्यंत श्रेष्ठ होंगे, वेरी सुपीरियर होंगे, और 120 से 139 तक श्रेष्ठ होंगे। अच्छा, ये पूछेंगे नाम ले लेके मनोवैज्ञानिकों के, गैरेट्स ने किस तरीके से किया है, ठीक है, गैरेट्स ने कैसे किया है, टर्मन ने कैसे किया है, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। और 120 से 139 तक श्रेष्ठ बुद्धि के होंगे, ठीक है, जो आप सभी लोग हो। 110 से 119 तक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, ये तो मैं पक्का कह सकता हूं अपनी इस भरी हुई क्लास में कई लोग मिल जाएंगे प्रतिभाशाली। 2-3 तो मेरे को अभी दिख ही रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं कौन है जी। 90 से 109 औसत सामान्य बुद्धि वाले, ये भी दिख रहे हैं सामान्य बुद्धि वाले। ठीक है, इसके बाद में 80 से 90 मंद बुद्धि या पिछड़े हुए, ये भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ठीक है जी, जो पहले आके पूछेगा ना वो इस कैटेगरी का होगा, आप पूछना मत मेरे से, ठीक है। और इसके बाद में 70 से 79 तक, ठीक है, अत्यंत मंद बुद्धि के, वेरी ढल, ठीक है। और इसके बाद 0 से 69 तक दुर्बल बुद्धि के होंगे, कमजोर बुद्धि के होंगे। बुद्धि के ये वर्गीकरण है गैरेट का वर्गीकरण। अब हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार करेंगे, किस तरीके से बुद्धि परीक्षण हो सकता है। शाब्दिक, अशाब्दिक, अल्फा बीटा गामा कैसे है, सैनिकों पर करना अलग तरीके से। बुद्धि के मामले में पुरुष में ज़्यादा बुद्धि होती है कि महिला में ज़्यादा बुद्धि होती है? बुद्धि पर लिंग का प्रभाव नहीं होता है, नहीं, लिंग का प्रभाव नहीं होता बुद्धि पर, बराबरी होती है। लेकिन प्रयोग ज़्यादा कौन करता है बुद्धि का? महिला करती है, उसे एडजस्टमेंट करना आता है सब कुछ, कब क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। वो सारा घर का काम करके बीच में से टाइम निकाल लेगी इधर उधर भिड़ाने वाला भी, ठीक है, उनकी बुद्धि होती है। कितना मर्जी व्यस्त हो, बीच में से टाइम निकाल के पड़ोसियों से बात करें। आप अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकते। एक दिन अगर हमारे घर पे बहनें हैं या माताएं हैं या हमारी पत्नी जो भी है अगर चले जाएं तो घर संभालना मुश्किल हो जाता है। कब चाय बनानी है, अरे कब पानी पिलाना है पशुओं को, ठीक है, तो वो हो जाता है, एडजस्टमेंट नहीं होता। और महिलाओं को कह दें, ठीक है, तो वो कहते कि तो हम बाहर भी तो काम करते हैं, नहीं वो भी कर लेंगे। नेपाल में लोग है ना, खेती के काम महिलाएं करती है और वहाँ के पुरुष यहाँ आके रसोई का काम करते हैं। नेपाल में ऐसा है, ठीक है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है नेपाल में जाके करवा सकता है, वहाँ ऐसी आती हैं।
बिहार चले जाओ बढ़िया, ठीक है, बिहार चले जाओ बढ़िया है। गुजरात में शादियों के लिए कैसे उतावले हो रहे हैं ना, बुद्धि के प्रकार किस तरीके से होते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे, मनोविज्ञान के विभिन्न योग्यताओं का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षाओं आदि की सुविधाओं को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की जाती है। बालक की बुद्धि से होता है शिक्षा, विभिन्न समस्याओं जिनका संबंध बालक बुद्धि से होता है उनका परीक्षणों के द्वारा हल किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों को अपना एक औचित्य है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बिहारी चले गए। ठीक है, आगे वापस चलें, बिहार नहीं चलना, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। बुद्धि परीक्षणों का हम वर्णन करते हैं जिसमें बुद्धि के मापने और उसे समझने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी। उनका इतिहास देखते हैं कैसे। 1938 के अंदर हम देखते हैं एरिक वर्ल के अनुसार जो चिकित्सक थे उन्होंने मंद बुद्धि बालकों पर अनेक श्रेणियों में व्याख्या की थी। फिर 1879 के अंदर जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट व उनका जो स्टूडेंट था, ठीक है, उन दोनों ने मिलकर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जो पिछड़े कमजोर बुद्धि के थे उन पर प्रयोग किया गया था। गाल्टन ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ये इतिहास है, ध्यान रखना इनका। बुद्धि जो परीक्षाओं के प्रकार कैसे होते हैं, पहले व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण होता है जो एकांशों के रूप में भी होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शाब्दिक और एक अशाब्दिक, वर्बल्स एंड नॉन वर्बल्स, दो तरीके का होता है। तो हम पहले शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में करेंगे जिसमें परीक्षण में भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो, ठीक है, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और जो पूछने वाला होता है वो अनेक प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शब्दों के माध्यम से देना होता है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से वाचक परीक्षण भी कहा जाता है। वाचक मतलब बोलने वाला। शाब्दिक परीक्षण में दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दो प्रकार से कैसा होता है, एक होता है शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि, यानी एक पर्सन पर, शाब्दिक समूह यानी ग्रुप पर होता है यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप में होता है ये। तो हम पहले बात करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। इसमें परीक्षण कुछ विशेष व्यक्तियों पर किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जटिल प्रश्नों के स्तर का निर्धारण आयु के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसमें मुख्य भूमिका आयु की रहती है। कम आयु के बच्चों को सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि बड़ी आयु के बच्चों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, जिनका प्रश्नों का उत्तर उन्हें शब्दों के द्वारा देना होता है ना। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक, ऐसे आते हैं स्तर, ठीक है। इसके बाद में शाब्दिक समूह बुद्धि। अच्छा, ये सिंगल है, ये समूह बुद्धि है। हम पहला कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक है। तो इसमें हमारा जो शाब्दिक समूह के अंदर है, जो ग्रुप में वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे परीक्षण व्यक्तियों के समूह में किए जाते हैं। व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न अथवा तैयार कर किए जाते हैं जो सभी सदस्यों को साथ दे दिए जाते हैं और उन्हें इन्हीं प्रश्नों के द्वारा हल करना होता है। ये सभी प्रश्न भाषागत होते हैं और इन्हें सभी ने उत्तर भाषागत देने होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परीक्षण बोलकर नहीं किए जा सकते हैं। इनका परिणाम जानने के लिए कभी कभी कंप्यूटर का प्रयोग में लिए जाते हैं, जिसके समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। जिसमें आर्मी अल्फा टेस्ट इसी प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। यानी आर्मी के एक एक सोल्जर का टेस्ट लेंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए ग्रुप में ही होता है, ठीक है। मेरा एक मित्र है, मित्र तो क्या वैसे एज में तो वो बड़े हैं, मित्र थे, हम छोटे थे तब वो थोड़ा एज में, वो कर्नल रिटायर हुए हैं अभी, ठीक है, आर्मी से कर्नल रिटायर हुए हैं, क्योंकि 15 साल की नौकरी होती है, रिटायर छोटी एज में लग गए थे, कर्नल रिटायर हुए हैं। उन्हें वो क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है, वो साइकोलॉजी पढ़ाते थे। मैंने कहा मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, बोले मैं भी साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उनके भी ऐसे होता था, ये वाला वर्बल्स
जो इसके साइकोलॉजी के अंदर वो कहते हैं कि हम भी ये पढ़ाते थे, वर्बल्स ग्रुप्स इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये वाला वैसे भी पढ़ाया जाता था। उन्हें मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार किया जाता है आर्मी वालों को, इसीलिए कभी भी वो डिसिप्लिन नहीं तोड़ते। आपने आर्मी वालों के ट्रक देखे होंगे, एक लाइन में ही चलेंगे ना, कभी वो भगा के आगे करते हैं। अरे अपने वाले होते हैं बीच बीच में से हार्न बजाते रहेंगे, वो हार्न भी नहीं बजाते, वो ठीक है चल रहे हैं, एक ही स्पीड में चलेंगे और उनका गैप भी उतना ही रहता है। उन्होंने कहाँ जाना थोड़ी होता है, लेकिन उनके नियम, उनका माइंड सेट ही वैसा होता है। और जो व्यक्ति, जिस किसी के घर में फौज वाला है, उसके नियम ताम उम्र वैसे ही रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे, सख्त नियम होते हैं उस तरीके से, क्योंकि उन्होंने वैसा ही सीखा होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसा होता है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट कैसा होता है, इन परीक्षणों में भाषा के प्रयोग स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्रियाएं महत्वपूर्ण होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें शब्दों की जगह क्या है, क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रयोज्य होता है उसे कुछ विशेष वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। और इधर उधर उनको घुमाकर दी गई समस्याओं का समाधान के लिए आधार पर प्रश्नों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। ये शाब्दिक नहीं होते, अशाब्दिक होते। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। तो अशाब्दिक एक व्यक्ति का हो सकता है और अशाब्दिक पूरे समूह का भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के अंदर हम देखें नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी किस तरीके का टेस्ट है, उसमें देखते हैं व्यक्ति में बुद्धि का स्तर जांचने के लिए एक व्यक्ति किया जाता है। इसमें व्यक्ति की यांत्रिक कार्य करवाकर या किसी अन्य क्रिया के द्वारा भी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। व्यक्ति को दी गई क्रियाओं को सफलता अथवा असफलता के अनुपात में प्रयोग करके बुद्धि को मापा जाता है। कोई व्यक्ति अकेला उस काम को कैसे कर सकता है, अकेली क्रियाओं के माध्यम से। एक व्यक्ति जिन्हें ग्रुप में दिया जाएगा, अशाब्दिक नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट होगा, उसमें किसी एक समूह पूरे को दिया जाएगा, कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, और बाद में वो जो एक्टिविटी करेंगे उनका मापन बौद्धिक परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि समस्त बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किए जाते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर और दूसरा समूह के ऊपर, ठीक है जी। तो मुख्य जो सिद्धांत है उनकी चर्चा हो गई है। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की अर्थ परिभाषा, ठीक है, विभिन्न प्रकार, ये सारे हो गए हैं, ठीक है जी। कुछ रह गया है तो वो मैं थोड़ा देख लूँगा जी, ठीक है जी। थैंक यू।